कभी रिश्वत किसी ने देने की कोशिश की है आपको किसी काम के लिए? अच्छा, ये सबसे पहले अनन भाई ये है कि जो मैं समझता हूँ कि ये आपका ना आप बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ों को ना सिग्नलिंग कर रहे होते हैं हुँ, एज़ ए ह्यूमन। हुँ, मैं आपसे मिलूँगा, मेरी वाइब्स आपको पता चल जाएँगी। हुँ, मैं कैसा हुँ। लाइक इट्स वेरी नेचुरल, आई नो इट। आई यस। मीन समबडी जो मतलब इस तरह से कुछ सोच रहा होगा, वो उसने पहले कुछ आपकी वाइब्स को भी कैच किया होगा। हुँ। मुझे यकीन करें देयर इज़ नो सिंगल इंस्टेंस व्हेन समबडी हैज़ रियली रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड एंड ऑफर्ड मी यानी स्कूल। कहा जाता है सीएसएस का जब इंटरव्यू लिया जाता है, तो जो कैंडिडेट अंदर एंटर होता है, उसकी ड्रेसिंग को नोट किया जाता है, उसके शूज़ को, उसकी टाई को, उसके गुफ्तगू के अंदाज़ को, उसके बोलने के, देखने के तरीके को, उसके कलर कॉम्बिनेशन जो ड्रेसिंग में की होती है, वो भी नोट किया जाता है, उस हिसाब से भी नंबर मिलते हैं। इज़ दैट ट्रू? ऐसे ही होता है? It's I think it's very true and it is very true for every place. You are very right. Actually ये एक I think हम जैसे कहते हैं ना कि just it's not a governmental business हुँ, क्योंकि to discourage some kind of malpractices in हुँ, urban planning especially. हमने मतलब बहुत अरसा लग गया हमें जस्ट प्लान करते जैसे कि मास्टर प्लान भी अभी हमने ड्राफ्ट किया। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्बन प्लानिंग को की मैपिंग की जोनिंग की और उसके अगेन लैंड यूज़ के ऊपर उसको देखना और अगेन उसको प्रॉपर प्लान करना कि किस जगह पे क्या-क्या होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने हुँ, ग्रीन एरियाज़ को आपने वेस्ट नहीं करना। हुँ, तो माशाल्लाह ये और एक अच्छी बात है कि अब हमारे पास एक और लॉ आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रेमवर्क के तहत है जिसमें मतलब कोई आपके पास और मज़ीद आसानी से आप कब्ज़ा माफ़िया के खिलाफ काम कर। जिसमें सीएसएस के इंटरव्यूज़ की वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग होता है, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा सीएसएस के लिए? क्या क्वेश्चन्स हुए इसमें? नहीं, इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, प्लेज़ेंट होते हैं क्योंकि पैनल होता है उसमें हर तरह के लोग होते हैं। हुँ, तो बड़े माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं और वो आपको बड़ा कंफर्टेबल आई मीन एक ज़ोन देते हैं हुँ, आपको हुँ। एक ऐसा नहीं होता बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको वो ओपनली मौका देते हैं। तो मेरे इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा ही था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मतलब मेरे चेयरमैन उस पैनल के बहुत अच्छे थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ अनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट हम खास तौर पे शहर फैसलाबाद के हवाले से करेंगे क्योंकि फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने शहर के अंदर इस तरह की डेवलपमेंट जो कि गैर कानूनी होती है इसे रोकना होता है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ फैसलाबाद का एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया था और फैसलाबाद सिटी को उस मास्टर प्लान के तहत लेके आगे चलना था, लेकिन गैर कानूनी कॉलोनियों ने फैसलाबाद में डेरे इस तरह से डाले कि उस मास्टर प्लान को ना सिर्फ मुकम्मल तौर पे ख़राब किया बल्कि इसके साथ साथ इसकी डेवलपमेंट को भी काफ़ी हद तक अफेक्ट किया। और इसके साथ साथ जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हम उनके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये ख्वाब लेके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखते हैं कि आगे जाके वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफिसर बनता किस तरह से? सीएसएस करने के बाद, पीएमएस करने के बाद आपकी मंज़िल मकसूद क्या होती है? किस तरह से आपने कौन-सी फ़ील्ड को चूज़ करना होता है? सब्जेक्ट्स कौन से रखने होते हैं? तैयारी कैसे करनी होती है? हम इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ-साथ एक सरकारी अफ़सर को दौरान ड्यूटी बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, बहुत सारी ऑफ़र्स होती हैं और जो ईमानदार ऑफ़िसर्स होते हैं, वो किस तरह से अपनी ड्यूटीज़ को लेके चलते हैं, तमाम तर मुश्किलात को किस तरह से अबूर करते हुए अवाम की खिदमत करते हैं, इसके ऊपर भी आज गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ आज बहुत ही अहम पर्सनैलिटी मौजूद हैं, बड़े ही खूबसूरत इंसान हैं, कैसर रिंद साहब जो कि डायरेक्टर हैं एफडीए के। सर, वेलकम करते हैं जी आपको अपनी पॉडकास्ट के अंदर। कैसे हैं आप? जी मिजाज ठीक है? बिल्कुल मैं ठीक-ठाक हूँ। थैंक यू वेरी मच आपने मुझे मदाव किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कैसर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप इस फ़ील्ड के अंदर किस तरह से आए? क्योंकि जहाँ तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आप एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी रहे, आप महकमा जंगलात में भी रहे, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे, अब डायरेक्टर हैं एफडीए के। इतनी पोस्टों पे आपने पोस्ट जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आपने विज़िट की। आप इस फ़ील्ड के अंदर किस तरह से आए? कैसे आपको ख़्याल आया कि मैं एक ऑफ़िसर बनूँगा या क्या जद्दोजहद थी ज़हन में इस चीज़ को लेके? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपने इनकरेज किया कि मैं पहले यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ, अब दोबारा यहाँ पे बेसिकली मैं अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूँ यहाँ पे। हुँ, तो कैसे ये सफ़र जारी किया और कैसे यहाँ तक पहुँचा हुँ, तो बेसिकली इसका ताल्लुक एम्बिशन से ही है। हुँ, आपने प्लान किया होता है अपनी लाइफ को एट द वेरी बिगिनिंग। कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं, आई एम वन ऑफ दोज़ हुँ, जिन्होंने बहुत अर्ली इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया कि हुँ, पाकिस्तान में रह के सबसे बेस्ट
क्या वे हो सकता है सर्विस डिलीवर करने का। तो मैंने कुछ प्लान किया था अर्ली, मे बी यू कैन से इन द कॉलेज डेज, एंड देन स्टार्टेड प्रिपेयरिंग लाइक अलॉन्ग विद द यू नो फॉर्मल एजुकेशन। तो साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर उस तरह से बल्कि अभी मेरा रिज़ल्ट ही आया था अपनी यूनिवर्सिटी से, और जहाँ मैं जाता था लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे होते थे बहुत उस तरह से। तो मैं एज ए यूनिवर्सिटी जाता था, साथ में उधर भी चले जाना, लाइक लाइब्रेरी थी। तो वो सभी समझते थे कि ये अभी ना स्कूल और यूनिवर्सिटी गोइंग बंदा है, और Student ये यहाँ भी हमसे बाद में गाइडेंस ले रहा होता है, बट इट डजंट मीन कि इज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर्मली। सो एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग सिंस आई वाज इन एफसी। तो फिर मैंने वहाँ से वो स्टार्ट कर लिया था, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में भी साथ साथ रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो एग्ज़ाम दिया, तो फिर मैंने CSS भी दिया था, CSS का? और PMS भी, दोनों इकट्ठे दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिर वो दोनों क्लियर हो गए, मेरी एलोकेशन भी दोनों जगहों पे हो गई। तो फिर मैंने कंटिन्यू किया एज असिस्टेंट कमिश्नर, और गुजरांवाला में रहा, फिर फैसलाबाद में भी रहा, और अगेन फिर माशाल्लाह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर भी रहा हूँ मुख्तलिफ़ जगहों पे, फैसलाबाद में भी हुआ। तो अब भी ऐसे ही अनप्लान्ड था, तो फिर दोबारा फैसलाबाद में आ गए। बट इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आपको मौका मिले, सर्विस है, नौकरी है, जहाँ पे आप रहेंगे अच्छे से रहें और लोगों की मदद करें, और जो कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी का मेन आई थिंक थीम है, तो उस पर चलें तो इट्स ऑल गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एट द राइट प्लेस। अच्छा कैसे भाई, अक्सर वीडियोस आजकल रिलीज होती हैं जिसमें CSS के इंटरव्यूज़ की वीडियोस दिखाई जाती हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चंस किए जाते हैं। आपका इंटरव्यू कैसा रहा CSS के लिए? क्या क्वेश्चंस हुए इसमें? नहीं, इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, प्लेजेंट होते हैं, क्योंकि पैनल होता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं। तो बड़े माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग होते हैं, और वो आपको बड़ा कंफर्टेबल आई मीन एक जोन देते हैं आपको, एक ऐसा नहीं होता, बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको वो ओपनली मौका देते हैं। तो मेरे इंटरव्यू में भी कुछ ऐसा ही था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे मतलब मेरे चेयरमैन उस पैनल के बहुत अच्छे थे, वेरी काइंड थे। सवाल किस तरह के किए? तो सवाल वो आपसे किसी तरह के भी कर सकते हैं। मोस्टली इंटरव्यूज़ में जो लोग फ़िल्टर होके आते हैं, उनसे मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े मुदब्बिराना किस्म के होते हैं। उसमें कोई इस तरह का नहीं होता कि वो आपसे कोई बहुत ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड में जाएंगे। तो इट वाज क्वाइट गुड, और अच्छी मतलब गुफ्तगू हुई। कोई ऐसा नहीं था कि जिसको मैं कहूँ कि दैट वाज सम काइंड ऑफ फनी, और आई शुड जस्ट पॉइंट इट आउट। इट वाज वेरी फॉर्मल एंड वाज गुड। कहा जाता है CSS का जब इंटरव्यू लिया जाता है तो जो कैंडिडेट अंदर एंटर होता है उसकी ड्रेसिंग को नोट किया जाता है, उसके शूज़ को, उसकी टाई को, उसके गुफ्तगू के अंदाज को, उसके बोलने के, देखने के तरीके को, उसके कलर कॉम्बिनेशन जो ड्रेसिंग में की होती है वो भी नोट किया जाता है, उस हिसाब से भी नंबर मिलते हैं। इज़ दैट ट्रू? ऐसे ही होता है? I think it's very true, and it is very true for every place wherever you go as you know interview के लिए। तो आई थिंक कोई भी जहाँ पे भी अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने जाना है, तो डेफिनेटली दे विल सी हाउ आई मीन यू वेयर, हाउ यू स्पीक, हाउ यू डू थिंग्स, या आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो यही बात है, ये तो एक प्राइम किस्म का एग्ज़ाम है जिसके अंदर एक लेगेसी भी चल रही है। तो ऑब्वियसली इट डज़ मैटर आप कैसे अगले से कन्विंस करते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका विजन क्या है, आपके पास नॉलेज का क्या क्या बेस है, नॉलेज बेस क्या है, अगेन आप कैसा पहनते उठते हैं, ऑब्वियसली इट डज़ मैटर। बिल्कुल ठीक कहा। FDA के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। रिन साहब ये बताइएगा कि फैसलाबाद के अंदर जो आपकी वेबसाइट जिसके तकरीबन 22,000 के करीब फॉलोअर हैं, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, उसके ऊपर 370 से ज़्यादा कॉलोनियों के नाम मेंशन करके बताया गया है कि इनके अंदर प्रॉपर्टी आप ना लीजिएगा क्योंकि ये इलीगल है, जिसके अंदर अब्दुल्ला गार्डन भी है एक, और इसके अलावा जो मॉडल सिटी की एक्सटेंशन है, फिर और भी बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लेता। तो मुझे ये बताइएगा कि ये गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनती ही कैसे हैं? हम क्या इनको बनने से पहले ही कैप्चर नहीं कर सकती FDA, ताकि बने ही ना, बनेगी तो बिकेगी? यू आर वेरी राइट। एक्चुअली ये एक आई थिंक हम जैसे कहते हैं ना कि जस्ट इट्स नॉट अ गवर्नमेंटल बिजनेस, क्योंकि टू डिस्करेज सम काइंड ऑफ मैल प्रैक्टिसेस यू नो अर्बन प्लानिंग स्पेशली। हमने मतलब बहुत अरसा लग गया हमें जस्ट प्लान करते, जैसे कि मास्टर प्लान भी अभी हमने ड्राफ्ट किया। तो अच्छा, इससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, ये मास्टर प्लान है क्या? थोड़ा सा मास्टर प्लान के हवाले से बता दें फैसलाबाद का, फिर हम फर्दर इस पे। एग्जैक्टली मैं पहले वो इलीगल हाउसिंग के ऊपर बात करके फिर इस पे आता हूँ।
तो एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अर्बन प्लानिंग को की मैपिंग की जोनिंग की और उसके अगेन लैंड यूज़ के ऊपर उसको देखना और अगेन उसको प्रॉपर प्लान करना कि किस जगह पे क्या क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अपने ग्रीन एरियाज़ को आपने वेस्ट नहीं करना, तो हमने बहुत कुछ उसमें लूज़ कर दिया। आपने देखा होगा कि जी फैसलाबाद की जो ग्रोथ थी दैट वाज लाइक इट्स लीनियर काइंड ऑफ ऑन यूनिडायरेक्शनल। तो इसको डिस्करेज करने के लिए ऑब्वियसली अर्बन प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है कि कौन से एरियाज़ को आपने बचाना है और कौन को कहाँ पे अर्बनाइजेशन होनी चाहिए। क्योंकि फैसलाबाद इंडस्ट्रियलाइज था तो अर्बनाइजेशन बहुत रैपिड हुई, हालांकि ये सिटी इतना पुराना नहीं है। तो इसको बिगनिंग तो यहाँ सिटी सेंटर से होते हुए इसको ओवल शेप में जाना था, बट अगेन इट जस्ट वेंट ऑन द वन साइड। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट्स ने काम किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने भी काम किया। तो ये सिलसिला किसी तरह से बीच में अच्छा डायरेक्शन भी था, लेकिन खैर इसमें हैफिज़्ड मैनर में जब डेवलपमेंट्स हुई तो एक कम्पटिटिव इन्वायरमेंट पैदा हो गया, लाइक ट्रांजैक्शनल काइंड ऑफ, कि इसको उस विजन के साथ नहीं देखेगा जस्ट एक कारोबार की सूरत में देखेगा स्टेट डेवलपमेंट को। तो उसमें स्टेट डेवलपर्स जो हमारे भाई हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, बट पॉइंट ये है कि उन्होंने ये इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा कि लोगों को हमने बेसिकली अकोमोडेट तो करना है, हाउसिंग की रिक्वायरमेंट तो है, बट ये उससे पहले ये भी देखना ज़रूरी है कि जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं वो भी फुलफिल करनी है। तो एक जब ऐसे एक बाज़ार गर्म हुआ तो उसके अंदर बहुत सारे लोग कंपेटिटिव वे में उन्होंने विदाउट सीइंग कि हमने अप्रूवल्स भी करवानी है, तो बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश होना शुरू हो गई। हालांकि वो जो मशरूम ग्रोथ थी उसको रोका जा सकता था उस स्टेज पे, लेकिन उस वक्त आई थिंक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म के अंदर मैंने जहाँ तक देखा कुछ इश्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो FDA हैं हम एक सर्टन एरिया को हम उसकी कॉलोनी तो डील करते हैं, इसके अलावा बाकी जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट ही देख रही होती है। और अगेन जब हम उसको फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी कैटेगरी या हमारी जुरिस्डिक्शन या हमारे उस स्टैंडर्ड पे आती हैं और जो हमसे करवाती हैं हम उनको अप्रूवल दे देते हैं, बट अगेन उनके अंदर जो उनके इंटरनल मामलात हैं बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से उसको भी लोकल गवर्नमेंट देखती है। अब आप खुद देख लें कि दो इदारे हैं, एक डेवलपमेंट सिटी एक्ट के तहत FDA बना है और दूसरी तरफ लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि टाइम टू टाइम वो लॉज बनते रहें तो उनके अंदर वो हैं, तो दो पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं। और जब कोई इस तरह की लोगों के वो उस तरह से सीरियस अर्बन प्लानिंग के बाद आती है तो कोई भी उसको ऑन नहीं करता। तो ये मैं समझता हूँ ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर एक डाइकोटमी कह लें जो है, जो जहाँ पे मशरूम्स की वजह है। अब FDA इसके ऊपर बेसिकली किस तरह डिफ़ाइन करता है इनको, जैसे कि आपने पूछा, हम उसको अर्बन प्लानिंग में या अर्बन डेवलपमेंट में इस तरह से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी तो पहले प्री प्लानिंग होनी चाहिए, और उसको हम PP बोलते हैं। वो प्री प्लानिंग जो होती है वो इन कॉन्सनेंस विद होती है द मेजर प्लान। कोई भी हमारा प्लान हो, फॉर एग्जांपल स्पेरी अर्बन प्लान हमारे पास एग्जिस्टिंग है, इसके अलावा हमें मास्टर प्लान भी एक ड्राफ्ट किया करते रहे वैसे FD वाले, तो हम या और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोई पॉलिसी फ्रेम उसके ऊपर उसको देखते हैं। वो प्री प्लानिंग हो जाती है, फिर उसके बाद उसने अपना एक प्लान सबमिट करना होता है, उसको हम अप्रूव करते हैं, फिर उसके बाद अगेन उसकी कंडीशनल और प्रोविजनल सैंक्शन होती है। फिर उस सैंक्शन के बाद उसने अगेन उसमें वहाँ पे यूटिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है, वाटर सप्लाई है, पार्क्स हैं, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने 5 ईयर के अंदर वो भी करना होता है। अब होता ये है कि लोग पहले ही वो स्टार्ट करते हैं विदाउट इवन प्री प्लानिंग और इवन LOP, और उसको जब शुरू करते हैं तो लोग को ये शायद अवेयरनेस नहीं होती, वो वहाँ पे अपनी परचेज़ करते हैं और एट दी एंड जब वहाँ पे कोई यूटिलिटी नहीं होती, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं होता, तो फिर उनकी आंखें खुलती हैं, वो कहते हैं यार ये तो भाई बिल्कुल इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, हम कहाँ फंस गए हैं। फिर वो भागते हैं, लेकिन तब तक वो बहुत इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। लेकिन वो जो डेवलपर होता है वो अपने पेस से चल रहा होता है, बिकॉज ही नोज कि वंस आई वुड बी गेटिंग लॉट ऑफ मनी, आई नो हाउ टू स्पेंड इट एंड वेयर टू स्पेंड, सो ही डजंट बॉदर एक्चुअली कि डेफिनेटली मैंने ये भी करना था। वो रादर उसको वहीं पे स्पेंड करता है, उसकी डेवलपमेंट करेगा या कुछ और एक्सटेंशन कर लेगा, अगेन वो एक और उसी से एक और सोसाइटी निकल आएगी। सो इट्स हैपनिंग इन फैसलाबाद। बट आपने कहा जैसा कि कुछ जो कॉलोनियाँ या कुछ जगहों पे जहाँ पे फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहुंच होती है या इनकी हदूद के अंदर आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, तो डेफिनेटली जो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने पेज के ऊपर मेंशन किया होगा वो इनकी हदूद होगी, जिसके अंदर कॉलोनियाँ जो आती हैं वो मॉडल टाउन विला चक नंबर 119 है, इसके अलावा मोहल्ला फैजलाबाद है,
और मून अली गार्डन चेक नंबर 29 है, और इसके अलावा बहुत सारी और कॉलोनियाँ हैं। और इन कॉलोनियों के अंदर अगर हम देखें अल जन्नत विलास भी आता है, और अली विलास भी आता है, और मॉडल सिटी का एक्सटेंशन ब्लॉक भी आता है, मॉडल टाउन चेक नंबर 266 आरबी भी आता है। इस तरह की बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं जो कि इसके अंदर आती हैं, और ये मेंशन जो किए गए हैं नेम्स, इस तरह के तकरीबन 370 से ज़ायद नेम ये इनकी हदूद में आते हैं। तो आप मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं, कोई इस तरह का तरीक़ेकार नहीं हो सकता वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त को रोका जा सके? कोई बंदे तैनात वहाँ पे कर दिए जाएँ, या जो जिन लोगों ने इसको काटा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, जिससे गवर्नमेंट लेवल पे वो बंदा ही अंदर हो जाए जो इसकी सेल परचेज़ कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे काम तो एफडीए से छुप के भी किए जाते हैं। इवन मकान तक बना दिए जाते हैं पूरे-पूरे कॉलोनियों के, और बाद में पता चलता है जब आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस को गिराने जाते हैं कि लोगों ने तो अपने घर बना के वहाँ पे रहना शुरू कर दिए। या वेरी ट्रू। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जैसा कि मैंने कहा ना कि ये एक इसके ऊपर कंसेंसुअल अप्रोच होना ज़रूरी है कि सोसाइटी भी समझे, और डेफिनेटली इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म या गवर्नमेंटल बॉडीज़ भी समझें जैसे कि एफडीए, और इसके अलावा वो डेवलपर्स भी समझें। बट अगेन लॉ टेक्स कॉग्निजेंस वंस समबडी कम्स और उसके नोटिस में आता है, तो उसके लिए हमारा एक तरीक़ाकार है, उसके ऊपर हम कार्रवाइयाँ डेफिनेटली करते रहते हैं। अब जिस तरह के आपने नाम लिए हैं, मैं ऐसा वन बाय वन किसी का नाम नहीं लूँगा डेफिनेटली, तो बट उनसे उनके खिलाफ एक्शन जो लॉ के मुताबिक है वो कहीं ना कहीं जारी रहता है। बट ज़ाहिर बात है फेज़ वाइज है, और इतनी स्ट्रेंथ और इतनी जब कॉलोनीज़ मशरूम हो जाएं हाउसिंग सेक्टर के अंदर और एक बॉडी हो, तो उसको देखने के लिए फिर उसको ज़ाहिर बात एक फेज़ वाइज में चलना पड़ेगा। इसके लिए रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए, आई एग्री विद दैट, लेकिन वो अभी अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करता, बट कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं। कैसा मास्टर प्लान है क्या, और ये बनाता कौन है? क्या अभी का जो फैसलाबाद का मास्टर प्लान है उसके तहत का क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है? एक्चुअली मास्टर प्लानिंग की अहमियत पे तो हम सबको पता है, जैसे कि मैंने बात की कि कोई भी हमने अर्बनाइजेशन एक मतलब हमें एक प्लान मैनर में करनी है, तो उसके लिए हमें एक प्लान चाहिए होगा, उसको हम मास्टर प्लान कह लेंगे। वो कुछ सिटीज़ का है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मास्टर प्लानिंग नहीं हुई, और फैसलाबाद में बहुत लेट स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पे भी अभी तो खैर मैटर सब जुडिस है, उस पर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो कोर्ट्स के अंदर है, वो चैलेंज हुआ, जो कोर्ट्स डिसाइड करेंगी ऑनरेबल कोर्ट्स, उसको हम उस तरह से ऑब्वियसली मन वन फॉलो करेंगे। बट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एफडीए मैं भी इतना ज़रूर कहूँगा कि इसके ऊपर एफर्ट हुई, उसमें कुछ आई थिंक कुछ कमी बेशियाँ थी ऐसी, और बहुत सारे स्टेक होल्डर जो उसमें थे उनको भी इन्वॉल्व किया गया। ऑब्वियसली कौन बनाता है इसके लिए ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ही वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो वही है, बट ज़ाहिर बात है प्रपोजल्स के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हुआ, जो सारे स्टेक होल्डर थे उनको एंगेज किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स चाहिए होती हैं, तो शायद कहीं ना कहीं कुछ मतलब उसमें अभी शायद थी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से वो चैलेंज हो गया। और अभी इंशाल्लाह जैसी वो उस प्रोसेस से गुजरेगा, जो भी हमारा है, हमारा सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने, तो फिर उसके मुताबिक हम उसको मज़ीद उसको रिफ़ाइन करेंगे, गवर्नमेंट उसको रिफ़ाइन, फिर इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो उसके मुताबिक, अभी तो वो कह लें कि आप सस्पेंड है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, चंद साल पहले यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर होते थे फैसलाबाद के अयूब बुखारी, और उस दौर के अंदर कोर्ट की तरफ से फैसलाबाद का जो मास्टर प्लान था उसके तहत जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, वो पुराना मास्टर प्लान जिस तरह से पुराना नक्शा था शहर को उस हिसाब से बहाल करने का कहा गया था। उसके तहत फैसलाबाद के घंटाघर के 8 बाज़ारों के कॉर्नर्स पे जगह खाली होती थी, जहाँ पे साइकिल वगैरह खड़े होते थे, या उस दौर के अंदर घोड़े या खच्चर खड़े करने के लिए जगह बनाई गई थी। आज उन जगहों के ऊपर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं, शॉप्स हैं, और इसके साथ-साथ आपने अक्सर देखा भी होगा कि सर्कुलर रोड के ऊपर जो नाले के ऊपर जो स्लैब्स होती हैं, उनके ऊपर भी शॉप्स बनाई गई हैं। वहाँ पे भी वो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग। कहा जाता है कि ये भी गैर कानूनी है। अगर उसके तहत उस मास्टर प्लान के तहत जिसके तहत कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी किए थे कि इसको फैसलाबाद को ऐसा बनाया जाए, तो वो अब तक जब बहुत सारी जगहों पे तब एक्शंस हुए, तोड़-फोड़ की गई, तजावज़ात ख़त्म की गई, लेकिन जब यहाँ पे आया गया ना, यहाँ पे आके रुक जाती है, ब्रेक लग जाती है। इसकी क्या वजह है, ये नहीं समझ आती। अच्छा, उसमें भी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं आपको कहूँ कि मेरी एक अप्रोच है कि आपकी उसे कहते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच। आप जब कोई भी काम करें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड लें, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे पब्लिक है, चाहे
कोई बॉडीज़ हैं, उनके रेप्स हैं, मीडिया है, सब लोगों को आप लेके साथ चलें। उससे एक अच्छा ये होता है कि आपको पॉलिसी नहीं भी अवेलेबल एट द मोमेंट, लेकिन आपके डिसीजंस बहुत प्रैक्टिकल और बड़े इम्प्लीमेंटेबल होते हैं ईज़िली। क्योंकि मैं इस चीज़ से जब रहा हूँ, ये सारी चीज़ें की हैं, तो सबको साथ लेके चले, और एट दी एंड अगर कोई हंगामा भी हुआ है, मेरी तहसील में 1-2 जगहों पे इंक्रोचमेंट पे हुआ भी था, देन वी फेस्ड इट एंड जस्ट टुक इट द वे वी रियली वांट टू। तो इसमें विल भी चाहिए होती है, आपका स्ट्रॉन्ग होना खुद नर्व्स का भी ज़रूरी है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी आती है। फिर इदारे हैं आपके साथ सारे चल रहे होते हैं, उनको भी आपने, वो भी स्टेक होल्डर ही एक तरह के होते हैं ऑब्वियसली, उनको भी साथ लेके चलना होता है। तो ये बड़ा एक आई थिंक कि बड़ा एक इसके लिए एक कंसेंसुअल काइंड ऑफ अप्रोच चाहिए। अब जैसे कि आप ये कह रहे हैं यहाँ फैसलाबाद में ये हुआ वो हुआ, अभी देखिए गवर्नमेंट ने चाहा है, आपकी हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनका एक विजन था, उन्होंने एक बात की और उसके ऊपर फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने पंजाब में देखी, और सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको वाकई करके दिखाया। तो सम टाइम ये लीडरशिप का भी मैटर करता है कि ऊपर से क्या डायरेक्शंस आ रही हैं, किस साइड पे आ रही हैं, ज़ाहिर बात है फोकस कहाँ पे है। तो वो बिल्कुल अब तो माशाल्लाह ये और एक अच्छी बात है कि अब हमारे पास एक और लॉ आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी फ्रेमवर्क के तहत है, जिसमें मतलब कोई आपके पास और मज़ीद आसानी से आप कब्जा माफिया के खिलाफ काम कर क्या होगा ये रेगुलेशन? पंजाब ये इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ये भी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है। ठीक है, इसके तहत क्या काम हो सकेगा? ये बेसिकली ये देखेगी ये कब्जे शब्जे जो होते हैं और प्राइस कंट्रोल वगैरह उनको देखेगी। तो उसके ऊपर ये होगा ऑब्वियसली कि थोड़ा सा उन्होंने सिंप्लीफाई किया है वो जो लीगल या इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है उसको अच्छा किया है, रोबस्ट है, उसमें अब चीज़ें वही पे मौके पे हो सकेंगी, लोगों को मौके पे जो कसूरवार हैं उनको सज़ा भी मिल सकेगी, और जो नहीं है फॉर एग्जांपल वो उसी वक्त फिल्टर आउट। कोई ऐसा शख्स जिसके प्लॉट पे 20 साल से कब्जा हुआ है, वो इस अथॉरिटी के ज़रिए उस कब्जे को छुड़वा सकता है? मेरा ख्याल है ये सबसे पहले तो इसकी जो एसेंस है वो है स्टेट लैंड को सिक्योर करना, मतलब राइट ऑफ वे, या जिससे आप पब्लिक रजिस्ट्री उसके नाम पे हो नहीं, अगर तो प्राइवेट लैंड है उसका अलग से एक मैकेनिज्म होगा, बट जो पब्लिक लैंड्स हैं, पब्लिक लैंड्स के बिल्कुल रास्ते हैं, पार्क्स हैं, कोई ये जैसे आप कोई भी पब्लिक स्पेस है जिस पे प्राइवेट लोगों ने अपने कारोबारी या किसी मकसद के लिए कब्जा किया हुआ, उनसे कब्जा छुड़वाना मेरा ख्याल है वो रिलेटिवली आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं जो कि प्लान जो देती हैं पहले से एफडीए को, उसके अंदर कब्रिस्तान भी होता है, मसाजिद भी होती हैं, रोड्स भी होता है, सब कुछ होता है, कटिंग्स जो बना के इन्होंने प्लॉट सेल करने होते हैं। लेकिन जब वो अप्रूव्ड हो जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी देखा गया है कि सड़कों की जगहों पे भी प्लॉट काट के बाद में बेच दिए गए। तो इज़ इट पॉसिबल कि जब कोई प्लान देता है तो वो प्रॉपर्टी जो कि रोड्स की आ रही हो, मसाजिद की आ रही हो, कब्रिस्तान की आ रही हो, पार्क्स की आ रही हो, उसे एफडीए के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि वो उसको सेल ही ना कर पाएँ बाद में? एक्चुअली होना ऐसे ही चाहिए और ऐसा ही करवाया जाता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं ये अगर मिस हो जाता है तो ऑब्वियसली आपकी बात ठीक है, वो फिर प्रॉपर्टी उस तरह से रिक्वायर्ड है ये अंडर द लॉ जैसे आप बात कर रहे हैं, उसने म्यूटेशन करवानी होती है विद इन टाइम, अदरवाइज उसकी सैंक्शन ही नहीं होती। और यूजुअली ये हो भी जाता है, लेकिन अगेन इशू आ जाता है पोजेशन का। पोजेशन बिलफर्ज वहीं पे रह गई है तो वो उसको यूज़ करेगा बड़ा क्लैंडस्टाइन मैनर में, वो किसी तरह से भी यूज़ कर सकता है। ऐसी इंस्टांसेस हैं, आपकी बात ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये नोटिस में आ जाता है उसको बिल्कुल अच्छे से इसके लिए कोई क्राइटेरिया आपने बनाया चेक एंड बैलेंस का कि जिससे पता चल सके कि जो नक्शा दिया है कॉलोनी उसी के मुताबिक है और चंद सालों बाद रोड्स के ऊपर जो है वो प्लॉट नहीं काट के बेचेगी? ये इसका बिल्कुल नक्शा अप्रूव होता है, वही स्टैंडर्ड होता है, उसकी डेविएशन में कोई भी कहीं भी जाता है तो उसको पर डे फाइन होता है उस वायलेशन का, और वो जब से स्टार्ट तब से होता है जब वो वायलेशन करता है, तब से लेकर जब तक वो पे नहीं करता तो वो सर्टन रेट्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं, तो उनके मुताबिक उसको ही हैज़ टू पे, और वो बहुत सारे पैसे बन जाते हैं जो उसने गवर्नमेंट एक्सचेकर में या अकाउंट में जब उसी जमा करवाने होते हैं, तो उसमें मैकेनिज्म है। लेकिन वो बात वही आ जाती है कि पकड़ना सबको एट वन टाइम, उसके लिए वो चाहिए वो क्या मतलब इसके लिए सिस्टम में
आपके पास लोगों की कमी है, इंस्पेक्टर्स की कमी है, भर्तियां कम है, किस तरह से मतलब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? बेसिकली देखें, दो तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ये जो कि अथॉरिटी बनाएगी। पहले तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। अब डेवलपमेंट अथॉरिटी में मेन फंक्शन इसका तो अर्बन डेवलपमेंट ही है। और अर्बन डेवलपमेंट में जैसे कि मैंने कहा कि इसका एक एक्सक्लूसिव काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन होना चाहिए जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। जैसे कि मैंने कहा ओवरलैप करता है Yes. लोकल गवर्नमेंट। अब जब आपने एक सोसाइटी बना दी, अप्रूव कर दी, अब उसके अंदर जो एक्टिविटी कमर्शलाइजेशन, ये वो जो आप बात करें कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे बन गई और वहाँ पे किसी मार्केट बना ली, फॉर एग्जांपल, वो उसको रेगुलेट करता है हमारी एक और बॉडी करती है, वो भी हमारे ही है। बट पॉइंट ये है कि यूनी डायरेक्शनल काइंड ऑफ कोई मैकेनिज्म नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन रहती है। आपने अप्रूवल करके का दे फर्क है। दी। मैं पावर्स को इतना इम्पोर्टेंट तब तक समझता हूँ जब वो लोगों को हेल्प करने में कामयाब रहती है, क्योंकि अदरवाइज तो पावर्स में नहीं, हाँ। मतलब डायरेक्शन किसकी चलती है? जैसे आपने कहा वो बॉडी हमारी है, अब उस बॉडी वो किसी ना किसी के अंदर तो आती होगी ना, डीजी के अंदर आती एग्जैक्टली है या उसके तो मैं आती उस है। हिसाब से जरा हाँ, वो मैं उस पर बिल्कुल, ये मेरा कंसर्न है कि एक जो भी कोई जिसने भी ये काम करना है, ये इसको बड़ा एक्सक्लूसिवली डिफाइंड हो और फिर वो उसको उतना आप मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करें, उसको इतना स्ट्रेंथन भी करें, उसको सपोर्ट भी हो एक तरह की, हर तरह की। अब देखें, हमारे पास बेसिकली बाकायदा तौर पे सैंक्शन है पोस्ट, इवन पुलिस की भी हमारे ऑफिस में सारी वैकेंट है। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि प्रायोरिटीज़ क्या हो सकती हैं, कहाँ पे क्या लाया करता है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपने अर्बनाइजेशन को एक तरीके से लेके चलना है और इसको आपने प्रायोरिटी नंबर 1 करार देना है, तो फिर आपके इदारे भी आपको उस तरह से वो ऑन बोर्ड होंगे एक तरह से। तो वो उस तरह से फिर सम टाइम इवन ये बोर्ड्स भी बड़े, अभी आजकल तो बोर्ड फंक्शन नहीं है, पहले बोर्ड भी हमारा फंक्शन होता था, लेकिन उसमें कभी इन चीज़ों को इन्फोर्समेंट को भी प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता होता, तो ये इस तरह की सीटें सारी फुलफिल होती और फिल होती हैं, और फिल हो जाती तो ऑब्वियसली उससे बड़ी डेटरेंस भी होती। देखिए, डेटरेंस के लिए आपको एक सादा बंदा कुछ नहीं जाके कर सकता। जहाँ पे रेजिस्टेंस खतरा है, जहाँ पे आपने फ़ौरन कोई एक्शन लेना है, वहाँ पे उसका एक अपना एक तरीका है। उसके लिए वो फिर ज़ाहिर बात है आपने किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, उसी वैसा ही आउटकम होगा। तो वी आर स्ट्रगलिंग विद दिस काइंड ऑफ स्टफ, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बेहतर हो, और जो लोग यहाँ पे एफडीए में इवन हैं, जो जिनकी उनको ये आशीर्वाद हासिल है, उनको भी हम डिस्करेज कर रहे हैं। बट इट्स अ प्रोसेस, यू कांट जस्ट डू इट विद इन अ डे। ओके, डन हो गया। मुझे ये बताइएगा, कैसे भाई, आप बहुत सी अच्छी पोस्टों पे रहे, बहुत सारे लोग आते हैं अपने काम करवाने के लिए सरकारी महकमों के अंदर, कभी रिश्वत किसी ने देने की कोशिश की है आपको किसी काम के लिए? अच्छा, ये सबसे पहले अनान भाई ये है कि जो मैं समझता हूँ कि ये आपका ना, आप बेसिकली आप बहुत सारी चीज़ों को ना सिग्नलिंग कर रहे होते हैं एज ए ह्यूमन। मैं आपसे मिलूंगा, मेरी वाइब्स आपको पता चल जाएंगी, मैं कैसा, लाइक इट्स वेरी नेचुरल, आई नो इट। आई मीन समबडी जो मतलब इस तरह से कुछ सोच रहा होगा, वो उसने पहले कुछ आपकी वाइब्स को भी कैच किया होगा। मुझे यकीन करें, देयर इज नो सिंगल इंस्टेंस व्हेन समबडी हैज रियली रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड एंड ऑफर्ड मी। यानी आप इतना सख्त रहे हैं कि किसी को मौका भी नहीं दिया कि कोई आके आपको कह सके? बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि इस पे बिल्कुल किसी किस्म कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं बिल्कुल इसको ओपनली भी कहता हूँ, अपने दफ्तर में भी कहता हूँ, और सबको कहता हूँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी कहता हूँ कि भाई मेरे टाइम में ना अल्लाह की बड़ी मेरे ऊपर अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, तो मेरे लिए यार बस ये शफ़क़त करनी है कि आप अपना भाई जो करते कराते हैं, हम आपके बिल्कुल रोज़ी पे लात मारने नहीं है। बट पॉइंट ये है कि कानून हमें बचा के रखना है, और जिस इदारे के अंदर हैं, जिसके साथ हैं, हायरार्की जो भी है, उसमें उसके साथ लॉयल रहना है फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि इन्हीं ऑर्गेनाइज, अब मैं एफडी है फॉर एग्जांपल, मैं तो यहाँ पे मेरे को परमानेंट तो नहीं आया ना, चले ही जाना है, बट जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरी इसका लॉयल्टीज़ हैं। मैं हर एम्प्लॉय को कहीं भी, अगर मैं कंट्रोलिंग अथॉरिटी हूँ या डिस्पर्सिंग अथॉरिटी हूँ, आई वुड लाइक कि मेरे साथ जो लोग जितने भी हैं वो इसको ऑन करें। हालांकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा ऑन करना चाहिए, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द थिंग्स। उस तरह से चीज़ें नहीं है जिस तरह से आइडियली होना चाहिए थी अथॉरिटी के अंदर। बट नाउ वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव ऑन द बेसिस ऑफ कि आप पहले ऑन तो करें इदारे को। तो इस पे एफर्ट भी होती है लोगों को
खींचा भी जाता है, कहा भी जाता है, लेकिन अपना जहाँ तक बात है वो मुझे कोई इस तरह की नहीं अभी आज किसी तक को, कोई ऑफर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई। इस तरह से। अच्छा, आपने मेरिट की बात की कि मेरिट के ऊपर आप काम करते हैं, तो जब आप मेरिट पे काम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको फिर सीट से हटाने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं या उस काम में की 2 नंबरी के अंदर उनके कुछ स्टेक्स होते हैं। तो अपने जो ज़रूरियात हैं या अपना जो मकासद है उनको पूरा करने के लिए आपको यहाँ हटाने की कोशिश करते हैं, या उल्टे सीधे बाज़-औक़ात होता है केस भी कोई डाल देना, कोई मज़लूम पास बना देना, या इस तरह की कोई भी मुसीबत आप पे डाल के आपको डी-सीट करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाक़या पेश आया? देखिए ये तो आपने जब इस तरह की चीज़ें करनी है थोड़ा आती है रेजिस्टेंस, बट आई नो कि आपने बड़ा इसको मैनेज भी खुद ही साथ ही करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी पे डिफरेंस इशू अराइज़ हो गया है तो आप उसको बड़ा पोलाइटली बता सकते हैं कि ये कानून ये बात है। अगला बंदा होपफुली मेजॉरिटी मैंने देखा है समझ जाते हैं। ये होता तब है जब आपकी एट द एंड लड़ाई तब बनती है जब आपके स्टेक्स सिक्योर नहीं किए जाते और उनके आप कर जाते हैं। डिफरेंसेस तब भी अराइज़ होते हैं और तब लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, तभी कन्फ्लिक्ट्स अराइज़ हो जाते हैं। बेसिकली कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है वो आप उसको एट द वेरी अर्ली स्टेज, अगर आप फेयर हैं, लोगों को आपका पता है कि यार ये, पहले तो आप अपने आप को स्टैंड आउट करें ना। बाकी एक देखें ना, ये भी एक मार्केट है आपके, बहुत सारे इस मार्केट के अंदर, बाज़ार के अंदर बहुत सारे सरकारी अफसरान बैठे हुए हैं अपना अपना एक हिसाब से, क्या वो डिलीवर करते हैं और क्या उनकी कॉस्ट है, वो ऑब्वियसली उसको एवेलुएट हर कोई कर रहा होता है। जब आपका एक इमेज, पहले तो अपने आप को स्टैंड आउट करें उन सब में से कि आप क्या डिलीवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ लोगों को जलील किए बगैर उनका काम करना है, दिस इज़ योर प्रायोरिटी, तो फिर उसकी थोड़ी सी कॉस्ट भी आपने इंटरनलाइज करनी होती है कि भाई ये भी हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया और कोई बंदा आपके आमने सामने आ गया तो उससे आप बड़े पोलाइटली, बड़े तरीके से उससे डायलॉग भी कर सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पहले एक इमेज अपना बनाया होता है, उसने जस्ट एक ऑप्शन रखा था, हो गया तो ठीक है। जब उसका नहीं होता तो वो कहता है यार वाकई ये ना बंदा करता नहीं है, होने वाला तो लाजमी का, वो मान जाता है। लेकिन कहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भोले बादशाह होते हैं, आ जाते हैं, वो दिल में भी रख लेते हैं। एक आध ऐसा तजर्बा भी हुआ है, बट एट द एंड मैं कहूँ कि जीत सच की होती है। कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल अच्छे से कोशिश करें, काम करें, कॉस्ट जो आपको फेस करनी पड़ेगी मे बी उसको भी आप इंटरनलाइज कर लें। तो आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी काइंड ऑफ इशू। अच्छे करने में अल्लाह आपका साथ देता है। आने वाले दिनों में कोई फैसलाबाद के लिए बड़ा प्रोजेक्ट कोई आ रहा है, या जिसके लिए फैसलाबाद का, जिससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सके एफडीए की तरफ से? आई थिंक जब तक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रिसीव नहीं होते तब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बस जहाँ तक कोशिश करने की बात है, तो जैसे कि फैसलाबाद प्लान की भी बात हो रही है, एक डेवलपमेंट प्लान होता है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। और इसके अलावा जो हम खुद मतलब फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमने भी कोई 6 बिलियन के अराउंड प्रपोजल्स सबमिट की हुई हैं। पीसी अभी एडीपी में सकता है रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो एक बड़ा ब्रेक थ्रू का, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। प्रपोजल्स में कोई 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट जो आपको मतलब अभी तो अप्रूव्ड होने हैं, लेकिन अप्रूव्ड होने से पहले एक प्रपोजल तो बन गया है ना, तो प्रपोजल के अंदर कोई ऐसी 2-4 चीज़ें जो अगर अप्रूव्ड हो जाती हैं तो फैसलाबाद की बेहतरी हो सकती है? आई थिंक उसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये जो रोड आ रही है आपकी, ये शेखुपुरा रोड से आप इधर आते हैं आगे, ये मिल्लत चौक की तरफ जो आती है। हाँ, वो जो बहुत टूटा हुआ है जी, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। उसको 1-2 साल से वो स्किप हो रहा है, तो इस दफ़ा होपफुली वो हो जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत हादसात भी उसकी वजह से हो जाते हैं। क्या सरगोदा रोड पे जो चनेओट और सरगोदा के दरमियान जो रोड है वो भी उसका हमारा एफटीए से आई डोंट थिंक सो कि कोई उसमें हमारी प्रपोजल में शामिल हो सकता है। वो बाकी किसी फोरम्स पे चल रहा हो, क्योंकि ये रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर देखने वाली और बहुत सारी बॉडीज़ हैं एक्चुअली। CNW में देख रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच कैसे भैया, आप आज कीमती वक्त निकाला आपने और बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तो इसी तरह आप मुस्कुराते रहें और इसी तरह चहकते महकते रहें, और हमारे गुलशन में रहते हुए फैसलाबाद की धरती को आप बेहतर संवारते रहें ताकि यहाँ के लोग आपसे मुस्तफ़ीद हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के पॉडकास्ट से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।